तो अब ये इवेंट है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब, क्योंकि आपने इसके पहले वाला देख लिया, अगर फर्टिलाइजेशन हो, ओवम रिलीज हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बर्थ तक देख लिया आपने। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक साइक्लिकल इवेंट्स चलते हैं जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ये लगभग 28 डेज की साइकिल होती है, लूनर इवेंट्स है, 28 डेज की साइकिल होती है। और इस साइक्लिकल फेज में आप देखोगे कि अलग अलग फेजेस आती हैं और ये इवेंट्स होते हैं। ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है जिसमें दो हार्मोन्स के बारे में LH FSH। ये ओवेरियन इवेंट्स हैं, ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स हैं। ये ओवरी में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल उनका है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये यूट्रस में होने वाले इवेंट्स हैं, यूटेराइन इवेंट्स। तो पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। कई जगह 3 फेज भी है, लेकिन मैंने ओव्यूलेशन को अलग कर दिया है। तो पहली फेज है इसमें मेंस्ट्रुएशन फेज। इस मेंस्ट्रुएशन फेज में फर्स्ट 5 डेज जो हैं वो ब्लीडिंग के हैं। यहां पर ब्लड फ्लो होता है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो रिलीज होती है, तो हम यहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। अदरवाइज क्यों यहां से कर रहे हैं? यहां से एक्चुअली क्या है कि पूरे फेज में जो सिग्निफिकेंट फेज है, जो हमें पता चलेगा कि कहां से हम साइकिल को स्टार्ट करें। अदरवाइज 28 डेज की साइक्लिक प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे से तीसरा इवेंट, तीसरे से पहला इवेंट, कहां से हम पहला इवेंट करेंगे ये हमें नहीं पता रहेगा। तो वो जो सिग्निफिकेंट फेज है वो यही वाला फेज है जिसमें हमें पता चलता है। तो इस समय क्या होता है मेंस्ट्रुएशन फेज में, सबसे पहला फेज ये इनिशियल 5 डेज तक होता है, 3 to 5 डेज का है ये। तो जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो हो गया, इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो रही है। तो ये जो है ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, यहां से लेकर यहां तक जो दिखाई गई लगभग 6 मिलीमीटर से ज्यादा की थिकनेस होती है। ये थिकनेस रिलीज हो रही है, कम हो रही है, ये बहुत कम रहेगी, 2 मिलीमीटर तक रह गई है। तो यही जब एंडोमेट्रियम रिलीज होती है तो ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है, ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट फेज हुआ ये मेंस्ट्रुएशन फेज जिसमें ब्लीडिंग हो रही है। फिर 6th डे से शुरू हो जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि यहाँ पर इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो ग्रोथ करती हैं, ओवरी के अंदर ये फॉलिकुलर फेज ग्रोथ करती जाती है। तो ये प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज होती है। आप देखोगे इस फेज में ओवरी में क्या हो रहा है। ओवरी में ये प्राइमरी फॉलिकल है, पढ़ा था आपने प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और बीच में एक प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल में मोर लेयर है सेल्स की, ग्रेनुलोसा सेल्स की। टर्शरी फॉलिकल बन गया जिसमें कैविटी भी डेवलप हो गई है, एंट्रॉन कैविटी। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, रिलीज होने के लिए तैयार है सेकेंडरी oocyte, तब इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो गया है ओवम को रिलीज करने के लिए। और इसी समय आप हार्मोन देखो, हार्मोन का लेवल पिट्यूटरी हार्मोन उसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH नॉर्मल लेवल पे रहते हैं। लेकिन जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उस समय LH सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है, इसको LH सर्ज कहते हैं। लुटेनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम लेवल आया इस हार्मोन का, FSH का भी लेवल ज्यादा है। तो इस LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है। तो ये रैप्चर्ड फॉलिकल है और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओव्यूलेशन लगभग 14th डे में है, लगभग 14th डे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे में ये ओव्यूलेशन हो रहा है। और ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज हो गया। ये ओवम फर्टिलाइज होने के लिए आगे फेलोपियन ट्यूब में गया और ओवरी के अंदर फिर क्या हुआ, ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल है, यही रैप्चर्ड फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल में डेवलप होने लगते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट यही कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इसका मैक्सिमम लेवल है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से ग्रोथ कर रहा है तो प्रोजेस्टेरोन का मैक्सिमम लेवल है। अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है, व्हाइट बॉडी, इसको व्हाइट बॉडी कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी कहते हैं। इसके डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी घट जाता है और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता है तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल
29th डे या फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये नेक्स्ट साइकिल प्रोसेस हो गई फिर से। तो आप देख रहे थे यहाँ पर हार्मोन है, प्रोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो गया है। ईस्ट्रोजन का लेवल तब ज्यादा होता है जब फॉलिकुलर सेल्स ग्रोथ करती जा रही हैं, और मैक्सिमम उनका लेवल आ गया जब ग्रेफिन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर थी और जब रैप्चर होने वाली है तब। रैप्चर होने में स्टिमुलेट किया LH हार्मोन ने, इसके बाद रैप्चर हो गई। उस समय यूट्रस में क्या होता रहता है, यूट्रस के ये यूट्राइन इवेंट्स है, यूट्रस में होने वाले इवेंट्स यूट्राइन इवेंट्स। ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का लेवल है ये ओवेरियन हार्मोन लेवल। ये है ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स, और ये है पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। तो आप देखो यूट्रस में क्या हो रहा है, जब मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा था तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम होती जा रही थी। फिर प्रोलिफेरेटिव फेज में या फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। इसमें ब्लड वेसल्स का कनेक्शन भी और डीप होता जा रहा है। जैसे जैसे ये इसकी ग्रोथ हो रही है, ब्लड वेसल्स का भी कनेक्शन और ज्यादा डीप होते गया, और ये ग्रोथ करते करते मैक्सिमम आ गई 27-28 डेज तक, ये मैक्सिमम थिकनेस में आ गई फिर से। और जब मेंस्ट्रुएशन ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उस समय ये डिजेनरेट हुई और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड साइकिल की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये साइक्लिक प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, आपने पढ़ा था प्यूबर्टी एज में ये स्टार्ट होती है। जब ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी एज होती है उस समय ये स्टार्ट हो रही थी, प्यूबर्टी एज में। और कब तक ये रहती है, ये तब तक चलती जाएगी जब तक ओवरी में सारे के सारे ओवम जो है वो खत्म नहीं हो जाएंगे। यानी जब सारे ओवम खत्म हो जाएंगे तब मीनोपॉज आएगा। फीमेल में 45 से 50 इयर्स की एज में मीनोपॉज आता है, जिसमें परमानेंटली मेंस्ट्रुएशन फ्लो रुक जाता है, और इसके बाद फिर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो प्यूबर्टी जिस समय स्टार्ट हुआ ये था, फर्स्ट स्टार्टिंग को कहते हैं मीनार, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो, और कंप्लीट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो मीनोपॉज कहते हैं। इनके बीच में टेम्परेरी रुक सकती है किसी फिजियोलॉजिकल दिक्कत की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ समय तक टेम्परेरी रुक सकती है, अदरवाइज कंप्लीटली रुकती है एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स। ये मीनोपॉज की एज है, ये वही एज है जब तक ओवरी के अंदर के सारे फॉलिकल्स जो हैं वो कंप्लीट, जो एग हैं वो कंप्लीट खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ये थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो एक बार हम फिर आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। प्यूबर्टी, मेनोपॉज, ये आपने नोट कर ही लिया। आपको हम एक बार फिर से सारा का सारा इवेंट जो है उसको रिलेट कर देते हैं। देखिए इस साइकिल में हमने यूट्रस में होने वाले इवेंट्स को दिखाया है, ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का लेवल दिखाया है, ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन हार्मोन। ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स को दिखाया है, ओवेरियन इवेंट्स, और पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल को दिखाया है। ये पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 डेज की है उसको हमने यहां पर लिखा है, ये नंबर ऑफ डेज हैं। तो फर्स्ट से 5 डेज तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट फेज है, जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, इनिशियल फर्स्ट से 5 डेज तक। इसके बाद प्रोलिफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज होता है जो 6th डे से शुरू होता है 13th तक। इसको हमने यहां पर थोड़ा सेपरेट कर दिया ओवुलेशन को बताने के लिए। 14th डे में ओवुलेशन फेज होता है, जिस समय ओवरी के अंदर ये फॉलिकल जो है ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हुआ और ओवम यानी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। इसके बाद 15th डे से ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज होता है। इस फेज में वेजाइनल ग्लैंड्स और यूट्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। और उसी समय एंडोमेट्रियम में क्या, यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती जा रही है। ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लेवल आ जाता है 27-28 डेज तक आता है, क्योंकि इसी समय प्रोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। अब देखो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो प्रोस्टेरोन का लेवल कम था। उसके बाद ये लेवल बढ़ा जब कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से मैच्योर है
और इसके मेच्योर होने की वजह से ही कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं और इसी की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज्यादा है। अब यहीं पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक रहेगा और अब इसको मेंटेन करने के लिए एलएच नहीं बल्कि एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन वो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बट यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और डीजनरेट होता हुआ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस है और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिर जाता है। इसके गिरने की वजह से एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी कम हो गई। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स कोरिलेट में है, डेज के साथ इसको कोरिलेट किया गया है। आपको बनाने का देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ में तो आ गई आपको, लेकिन एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे याद करोगे आप ये साइकिल। आप पहले ये एक स्क्वायर बना लो, ऐसे स्क्वायर बना लिया आपने, फिर आप एक बॉक्स ये बना लो, एक बड़ा बॉक्स बना लो और एक छोटा बॉक्स ये बना लो। बड़े बॉक्स में आपने यहाँ पर लिख दिया यूट्राइन इवेंट्स, फिर ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरियन इवेंट्स, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। उसके बाद नंबर ऑफ डेज में आप 14th डे को याद रखोगे एवोल्यूशन में, इसको आप डिवाइड कर दो। फर्स्ट 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन फेज है, फिर प्रोलिफेरेटिव फेज है, ओवुलेशन, फिर ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज होता है। और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को आप यहाँ से 5 डेज तक कम करोगे, फिर धीरे धीरे ये थिकनेस बढ़ती जाएगी, साथ में ब्लड वेसल्स का कनेक्शन भी बढ़ता जाएगा, डीप करते जाओगे। हार्मोन्स का लेवल देखो, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करते हैं ये सेल्स, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स जो है जब तक ग्रोथ करते जाएंगे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम लेवल यहाँ तक आएगा। प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जब ज्यादा रहेगा, सबसे मेच्योर रहेगा, उस समय सबसे ज्यादा सीक्रेशन होगा इसका। और एलएच चूंकि ओवुलेशन में हेल्प करता है इसलिए एलएच का मैक्सिमम लेवल यहाँ रहेगा, एलएच के साथ ही एफएसएच का भी लेवल यहाँ ज्यादा रहेगा। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके बना दोगे, आपको याद भी हो जाएगा और साइकिल बनाना भी आप आसानी से बना लोगे। 3 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप जहां जहां है वीडियो पॉज कर करके आप बार बार डायग्राम बना के इसको प्रैक्टिस कर लेना। रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा रिवाइज करने में पूरा, ठीक है। थैंक यू।